सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर आप सभी को पता है हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है टीआरई थर्ड और टीआरई फोर को लेकर के आप सभी को यहाँ पर कंप्लीट बुक का सलूशन कराने वाले हैं। और यहाँ पर सामान्य अध्ययन से जितने भी प्रश्न अभी तक टीआरई फर्स्ट, टीआरई टू और टीआरई थर्ड में यहाँ पर जो भी पूछे गए हैं 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, तो उन सभी प्रश्नों का यहाँ पर हम लोग सलूशन करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रश्न जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी प्रश्न यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको विशेष इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए याद रखना है, प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस बुक का जो है अभी तक हम लोग सलूशन कर चुके हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर लें, यहाँ पर देखिए विषय सूची की, तो इसमें हम लोग इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और साथ ही बात करें अगर आधुनिक भारत का इतिहास, यहाँ पर देखिएगा आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग कवर कर चुके थे। और भूगोल में देखिए भारत का भूगोल और संविधान से संबंधित प्रश्न सॉल्व कर रहे थे। देखिए यहाँ पर जो भी प्रश्न हम लोग कर रहे हैं वो सभी के सभी डिटेल के साथ कर रहे हैं। आपको पता है अगर ये प्रश्न जो है नहीं पूछा गया तो उसकी डिटेल से कहीं न कहीं संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन पर चलते हैं। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नेक्स्ट क्लास भी चाहते हैं कि टाइम से मिल सके और तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर हमारे यहाँ पे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा। आप सभी को भाई पता ही होगा। बाकी सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा ताकि पता लग सके कितने भाई बहन यहाँ पर हमारे साथ जो है तैयारी कर रहे हैं। और कोई सेशन में अगर आप लोगों को कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाइएगा अगर कोई त्रुटि है। तो चलिए, और रही बात पीडीएफ की, तो मैं पीडीएफ कंप्लीट बुक का यहाँ पर जल्द से जल्द देने वाला हूँ टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, बाकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए सेशन पर चलते हैं। इससे पिछली क्लासों में हम लोग कवर कर चुके थे, 17 क्लास यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं और उन क्लासों में हम लोग कवर कर चुके हैं यहाँ पर सभी टॉपिक। इससे पिछली क्लास में हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके थे 90 क्वेश्चन तक। और आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ से कवर करने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने प्रश्न ये पूछा था और चलिए यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, महान्यायवादी, संसद, राज्यसभा और लोकसभा, इससे जो है आप सभी लोग देख पाएंगे कि प्रश्न जो है पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? आपको यहाँ पर देखिए कमेंट बॉक्स में बताना है भारत की जो नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं। तो देखिए 888 सीटें हैं या 1272 या 1326, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन बी। यहाँ पर 1272 सीटों की व्यवस्था की गई है जो नव उद्घाटित संसद बना है। यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है, अगर हम बात करें आंसर यहाँ पर देखिएगा बी हो जाएगा। भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल 1272 सीटें, 888 सीटें जो है लोकसभा की हैं। ठीक है, इनकी अगर हम बात करें तो ये है लोकसभा की और 384 सीटें राज्यसभा की हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे टोटल कितनी है 1272। और यहाँ पर टोटल कुल पूछी गई हैं। अगर यहाँ पर लोकसभा की पूछी जाती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे देते। लोकसभा की सीटें कितनी हैं तो है 888। इसके बाद आप लोग देखिएगा भारत की जो नई संसद का आकार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार। ठीक है, कैसा है, त्रिभुजाकार। इसके बाद जो 64,500 मीटर स्क्वायर में फैला है, इसे टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा 971 करोड़ की लागत से बनाया गया। और इसके जो वास्तुकार हैं इनको याद रखिएगा, इसके जो वास्तुकार हैं बिमल पटेल जी हैं। ठीक है, और नया अभी प्रश्न है तो आने की संभावना भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पूछा भी गया था कि बीपीएससी स्कूल टीचर यहाँ पर 2023 में जो पेपर सेकंड हुआ, सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न
देखिए पूछा गया है। ठीक है, तो समझ चुके होंगे आशा है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए पूछ लिया गया है। अगले जो अभी मैंने बताया देखा प्रश्न वही पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 21, भारत की जो संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? अरुण गोयल है, पद्मश्री बिमल पटेल हैं, अनूप राय है, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए शांतिपूर्वक प्रश्न कीजिएगा। पद्मश्री बिमल पटेल जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। देखिए 2 बार प्रश्न ये पूछ लिया गया है, तो इसको प्लीज अच्छे से याद रखना है। भारत की जो राजधानी है में निर्माणाधीन सेंट्रल विस्टा के प्रमुख अंग संसद भवन की नई इमारत के प्रभावी वास्तुकार जो हैं पद्मश्री प्राप्तकर्ता बिमल पटेल हैं। बिमल पटेल को वर्ष 2019 में आर्किटेक्चर क्षेत्र में असाधारण काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसको याद रखना है। आगे देखिएगा, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। अब आपको देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखी थी तथा उन्होंने 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया था। नए संसद भवन में 3 प्रवेश भवन, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। देखिए ध्यान रखना है, 3 द्वार हैं। कौन से? पहला प्रवेश भवन के ज्ञान द्वार है, एक शक्ति द्वार है और कर्म द्वार है। साथ ही अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की न्यायपालिका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा से संबंधित प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इसका प्रश्न यहां पर देखिएगा 22, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत जो है एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्यों? तो इसका जवाब देना है। पहला देखिएगा, भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। देखिए अगला देखिए नेक्स्ट यहां पर ऑप्शन, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्या उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तीसरा, केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए। उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं, तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या इसका डिटेल है। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 ठीक है के खंड फर्स्ट के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन के प्रमुख होते हैं। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए हैं। तो इसको आप सभी लोग समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देखिएगा पूछ लिया गया है 23 क्वेश्चन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? आपको बताना है, गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ, अर्थात ऑप्शन ए और बी दोनों। तो बी ऑप्शन इसका सही है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है यहाँ पर सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। देखिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। इस निर्माण में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित कर सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 368
किंतु संविधान के जो अनुच्छेद 368 है से संसद को संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं करता है। याद रखना है, अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान के जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं करता है। अगला देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसको ध्यान रखिएगा। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको बताना है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। पहला दे रखा है। दूसरा दे रखा है, संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया, बताइएगा। तीसरा दे रखा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कॉलेजियम प्रणाली, ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है, क्या ये सही है? और चौथा दे रखा है यहाँ पर, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993, ठीक है, 1993 याद रखना है, में न्यायाधीश पीएन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। तो ये 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दे रखे हैं, इनमें से बताना है प्रयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा कौन कौन सही होंगे। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड सही रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के एक 5 सदस्यीय, यहाँ पर देखिएगा कार्यरत अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। और तीसरा ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट रहने वाला है, देखिएगा। और यहाँ पर आप सभी लोग इसको देख सकते हैं, वही पूरा डिटेल दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जो है रिट जारी कर सकता है, ठीक है, डिक्री अध्यादेश नहीं, कौन सा, रिट जारी कर सकता है। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट रहने वाला है, रिट। चलिए इसका डिटेल देखिएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, ठीक है, को महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। संसद किसी भी अन्य न्यायालय की सभी प्रकार के निर्देश, आदेश, रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। आगे देखिएगा, राज्यों के उच्च न्यायालय, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रश्न जो है सॉल्यूशन देखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। अगर बात करें तो उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री के पास नहीं है, राज्य के मुख्यमंत्री और इनके पास नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट रहने वाला है। देखिएगा, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल की परामर्श से, इसको याद रखना है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं तथा उनके राज्य के संबंधित राज्य के राज्यपाल की परामर्श से की जाएगी। जबकि सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत से, नगरपालिका से और सहकारी समितियों से है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है। आपको बताना है, जो निम्नलिखित में से भारत में जो जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या ये है कि पंचायत और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना है, क्या ये सही है। क्या बी ऑप्शन सही है कि जनपद, यहाँ पर देखिएगा जनपद की
प्रारूपी योजना तैयार करना, क्या ये सही है? या फिर सी ऑप्शन, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, ये सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, तो इसमें जो है उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, भारत में जिला नियोजन समितियों के मुख्य उद्देश्यों के संदर्भ में दिए गए प्रश्नों में एक से अधिक विकल्प सत्य हैं, क्योंकि जिले में पंचायतों तथा नगर पालिका द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने तथा संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार के लिए किसी राजस्व जिलों की किसी समूह ग्रुप तथा उसके भाग जो एक जिला पंचायत में है के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। इसके तहत सरकार जिले में जिला परिषद, ग्राम पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और पूरे जिले के लिए एक मसौदा यहाँ पर विकास योजना तैयार करती है, जिससे पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता मिलती है। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर 28, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? देखिए यहाँ पर पूछा गया है आपसे, भारत की जो केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय है वो निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? 2002-3 में, 2004 में, 2005-6 में, तो 2004 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2004 में जो है पंचायती राज मंत्रालय निर्मित हुआ। ठीक है, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय वर्ष 2004 में निर्मित हुआ था। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय सुशासन की एक प्रणाली है। स्थानीय सुशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आपात उपबंध संविधान संशोधन। ठीक है, दोनों याद रखना है, आपात उपबंध और संविधान संशोधन। 29 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने है, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का या के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन फर्स्ट, राष्ट्रीय राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। दूसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा दे रखा है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। क्या ये सही है? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य विपरीत विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। तो इसमें जो है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, यहां पर देखिएगा। ठीक है, चलिए ये तीनों आप सभी लोगों ने देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर से देखिए, थोड़ा सा देखिएगा। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 42वें संविधान संशोधन पर यहाँ पर विचार करना है। इसमें प्रस्तावना में 3 जो शब्द जोड़े गए हैं, बिल्कुल सही है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। और इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। तो यहाँ पर देखना होगा, इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों सदस्यों आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया।
तो उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सही है? चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इस्तेमाल करके आप लोग देखेंगे तो काफी लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका देखिए अपवाद दे रखा है, यहाँ पर कौन कौन से सही रहने वाले हैं आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। कौन कौन से? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। राज्य विधानसभाओं मंडलों सदस्यों की अयोग्यता पर राज्यपाल के का अंतिम निर्णय होता है, लेकिन उन्हें कार्रवाई करने से पहले चुनाव आयोग से परामर्श लेनी होगी, ठीक है। इसके बाद स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए इसके तहत 3 नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षित अनुच्छेद 39 करना, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता अनुच्छेद 39। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम बढ़ाएं, अनुच्छेद 43 है। और पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना, अनुच्छेद 48 है। तो 2, 3, 4 गलत हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 2, 3 और 4 ये तीनों गलत हैं। यहाँ पर देखिएगा 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन 31 नंबर का यहाँ पर आप सभी के सामने देखिएगा, विविध से है। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये है सत्यम शिवम सुंदरम, आपके सामने आ गया है भाई, यही बिल्कुल सही है। जो दूरदर्शन का ध्येय वाक्य आता था आपने खूब देखा हुआ, जो भी पहले के लोग हैं शायद इसी समय के होंगे सभी लोग, तो यहाँ पर सत्यम शिवम सुंदरम ये वाला सॉन्ग आता होगा, ठीक है। तो दूरदर्शन का ध्येय वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम है। इसका अर्थ है सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है, ठीक है। अर्थात जो ईश्वर है वह सत्य है और जो सत्य है वह सुंदर है। जो सुंदर है वो ईश्वर है और इस वाक्य कठोपनिषद से लिया गया है। यह वाक्य जो लिया गया है वो कहां से? कठोपनिषद से है। अगला देखिएगा, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से जो है किससे पीड़ित है? भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? संस्कृतवाद से, विचारधारा में प्रतुरता की कमी से, देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला देखिएगा यहाँ पर डिटेल, भारत में दबाव समूह के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सत्य हैं, क्योंकि ये समूह सांस्कृतिक संदर्भ में कार्य करते हैं जहां पारंपरिक मानदंड आधुनिक आकांक्षाओं के साथ मिलते हैं। अधिकांश दबाव समूहों का स्वायत्त अस्तित्व नहीं होता, वे बिना अस्तित्व के हैं और उनमें प्रतिबद्धता की कमी है। उनकी वफादारी राजनीतिक स्थितियों के साथ बदल जाती है, जिससे समाज के कल्याण को खतरा होता है। वे कई बार हिंसा जैसे असंवैधानिक तरीकों के सहारा लेते हैं। तो 1967 में पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ नक्सली आंदोलन इसका एक उदाहरण है। और उल्लेखनीय है कि दबाव समूह उन लोगों का एक समूह है जो अपने सामान्य हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए सक्रिय रूप से संगठित होते हैं। दबाव समूह के सबसे अधिक घनिष्ठ व उलझे हुए संबंध राजनीतिक दलों से होते हैं। ये वर्ग राजनीतिक दलों के माध्यम से अपने हितों की रक्षा चाहते हैं। तो अगली सूची आपके सामने मिलान करना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय मार्क्सवादी, ठीक है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दे रखा है बहुजन समाज पार्टी, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है यहाँ पर
पूछा गया है, तो इसका सही मिलान क्या होगा आपको देखना है। तो इसका जो सही मिलान आप लोग देख सकते हैं, तो देखिए इसका जो राइट आंसर आप सभी लोग यहां पर देखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है 1964, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 और बहुजन समाज पार्टी 1984, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है कितना 1988। तो इसको ध्यान रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी जो है यहाँ पर मार्क्सवादी जो है 1964, कम्युनिस्ट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, बहुजन समाज पार्टी 1984, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। इसका सही हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही रहने वाला है। देखिएगा ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, यहाँ पर 1964 हो जाएगा, इसका जो है 1925 हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी जो है यहाँ पर देखिएगा 1984 हो जाएगा, ऑल इंडिया तृणमूल जो है 1998। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें पूछा गया है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? दीपक मिश्रा ने कहा, रंजन गोगोई ने कहा, एन.वी. रमना ने कहा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहने वाला है, ऑप्शन सी इसका सही होगा, एन.वी. रमना। ठीक है, तो भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, उपरयुक्त कथन एन.वी. रमन्ना का है, और ये भारत के 48, ठीक है 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। एन.वी. जो रमन्ना थे, तो इनका जो है यहाँ पर ध्यान रखना है, 48वें ये क्या न्यायाधीश थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, नियुक्ति, शक्तियां, प्रक्रिया आदि से संबंधित है। अगर बात करें 124 से लेकर 147 सर्वोच्च न्यायालय की जो संरचना है, नियुक्ति है, शक्तियां हैं, प्रक्रिया है आदि जो है संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क, तो नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर जो विचार विमर्श संविधान निर्माती सभा मिलने वाले पहले स्वीकार कर लिया। और इसका देखिएगा, भारत के संविधान सभा का निर्माण होने से पूर्व ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर समस्त नेताओं की सहमति बन चुकी थी, जिसमें जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात शामिल है। ये चीजें जो है पहले ही बन चुकी थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर डेट दे रखी है और मिलान करना है। तो विशेष विवाह समूह कब हुआ, यहाँ पर अधिनियमों से संबंधित जो वर्ष है, और भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के जो है नाम है। तो सम्मान परिश्रम अधिनियम, नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम। तो इसको आप लोगों को देखना है, और इसका जो है राइट आप लोग देखेंगे कौन सा हो जाएगा, देखिएगा। तो विशेष विवाह अधिनियम जो है कब हुआ यहाँ पर, तो 1954। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें दहेज निषेध, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा दहेज निषेध अधिनियम जो है तो वो हो जाएगा 1961। और अगर सम्मान पारिश्रमिक अधिनियम की बात करें तो 1976, और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम की बात करें तो 1986। सही सुमेलित यहाँ पर आप लोग देखिएगा, विशेष विवाह अधिनियम 1954, ठीक है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया, समान पारिश्रमिक अधिनियम तो 1976 में आया, और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है वो 1986 में आया। याद रखना है, देखिए विशेष विवाह अधिनियम जो है 1954,
दहेज निषेध अधिनियम जो है लाया गया कब? 1961 में। और समान परिश्रम पारिश्रमिक जो है 1976। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? देखिए आदेश की जो वैधता है वो किस वर्ष 1991 में हुई, 1992 में हुई, 1993 में हुई। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, कब हुई थी? 1992 में। ठीक है, 1992 इसका सही आंसर रहने वाला है। इसका चलिए डिटेल देखिएगा। 13 अगस्त 1990 ईस्वी को भारत के कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने के मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के प्रावधान हेतु कार्यालय आदेश जारी किया। इस आदेश को इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में चुनौती दी गई। अंततः भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने 1992 में भारत सरकार के उक्त आदेश को वैधता प्रदान जो है की थी। कितने? 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने। अगला क्वेश्चन 28, भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। इसका आप लोगों को आंसर बताना है, क्या सही होगा? तो अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग के द्वारा यहाँ पर यह आदर्श वाक्य है। इसका डिटेल देखिएगा, धर्मो रक्षित रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। यह वाक्य भारत के अनुसंधान और विश्लेषण विंग RAW का आदर्श वाक्य है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और इस क्लास का यहीं पर समापन करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से जो भी यहाँ पर प्रश्न आगे पूछे गए हैं उनको हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो इसका जो है आंसर अगर आप लोग कर सकते हैं तो प्लीज जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देकर जाना है। बाकी आप लोगों को कमेंट सेशन में एक जरूर राय देकर जाना है कि क्लास में और क्या करना चाहिए। बाकी यहाँ पर सीटेड कितने भाई बहन इस बार फॉर्म फिल किए हैं प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। और करंट अफेयर्स देखिए यहाँ पर बुक्स है ईयर वाइज, करंट अफेयर्स की यहाँ पर बुक जो है ईयर वाइज है, तो उसका क्या सलूशन कराना चाहिए 2024 का। अगर आप लोग सहमत हैं तो प्लीज यहाँ तक जितने भाई बहन आए सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर है कि प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग कमेंट बॉक्स में इतना जरूर बताकर जाइएगा कि क्या करंट अफेयर्स की, ठीक है, करंट अफेयर्स की जो है बुक का सलूशन कराया जाए। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाएं और कमेंट बॉक्स में बताकर जाना है। चलिए देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है और इस प्लेलिस्ट को प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है जितने भी आपके ग्रुप हैं उन ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भाई बहन हैं इस बुक का सलूशन करना चाहते हैं प्लीज देख पाएं। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो। आप सभी का यहाँ तक बने रहे उन सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और TRE 3 TRE 4 भी आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगा। आपको पता है TRE 4 भी होगा और TRE 5 भी होगा, तो इन सभी के लिए ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो बने रहिएगा। तो चलिए अच्छी तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।